हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 519। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग जो डबल ड्रैगन गैदरिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पर जितने भी टीमें लड़ने वाली थी वो सभी वहाँ पर आ जाती है। और फिर जो हैन यून फेंग था वो जू फैन से कहता है, पहले तो हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट से फाइट लड़ना चाहते थे, बट अब अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट हमसे लड़ना चाहेगा तो हम पीछे हट जाएंगे और तुमसे नहीं लड़ेंगे। और फिर जो जू फैन होता है वो भी कहता मतलब है, अपने मन में कहता है इस लड़के को पता है कब कहाँ पे रुकना है और कब पीछे हटना है, और इसका एम्बिशन एकदम ट्रू मैन जैसा है। तो और ये ऊपर से सेक्ट लीडर का भी सन है। और फिर जो जू फैन होता है वो रैंक कॉन्ग को देखने लगता है। और फिर तभी हमें एक्साइल डबल ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, जो कि सबसे पहले जू फैन की तरफ देखते हैं। और उन्हें भी पता था कि जू फैन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर इसके बाद जब वो मिडिल 3 सेक्ट के स्टेज को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जो मिडिल 3 सेक्ट के डिसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर। और हमें यहाँ पर बताया जाता है बिना जू फैन की हेल्प के वो कुछ भी नहीं है फाइट करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने भी जू फैन को फाइट लड़ने के लिए अलाउ कर दिया था। और लोअर 3 सेक्ट में जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो जीत चुका है सिंगल मैच, और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो भी एक मैच जीत चुका है। तो इसीलिए जो दोनों टीम्स होंगी वो अपने अपने अपोनेंट्स को चुन सकती हैं। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट होगा वो बस सिंगल मैचेस लड़ेगा, और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट होगा वो किसी भी सेक्ट को टीम बैटल के लिए चैलेंज दे सकता है। और फिर जो जज होता है वो कहता है आप लोग किसे चैलेंज करना चाहेंगे। और तभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के जो एल्डर होते हैं मतलब एल्डर वो ग्रीड करते हुए कहते हैं जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट रहा वो हमेशा ही अंडर में रहा है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के, मतलब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के गाइडेंस में रहा है। और जबकि हम लोअर 3 सेक्ट के फर्स्ट प्लेस में आ सकते हैं तो हम अपना स्थान बनाए रखना चाहेंगे और किसी भी सेक्ट को नाराज नहीं करना चाहेंगे। इसका मतलब मिस्टिकल हेवन सेक्ट जो है वो रिफ्यूज करता है आगे की बैटल लड़ने के लिए। और ये सुनकर जो वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं जूता चाटने वाला। इस एल्डर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस एल्डर के ऊपर, और सभी लोग उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे थे मिस्टिकल हेवन सेक्ट को, जिसकी वजह से जो लड़कियां थी उनको भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर इनका डिसीजन सुनने के बाद जो जज होता है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ घूम जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग किसे चैलेंज करना चाहेंगे। और फिंडियन के कुछ बोलने से पहले जो जूफेन होता है वो आगे आ जाता है और वो कहता है ऑफ कोर्स हम फाइट लड़ना चाहेंगे। दूसरी तरफ जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो सबमिट कर चुका है, जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो अलग ही लेवल पे जा चुका है और इसे किक करके डीमन स्कीमिंग सेक्ट रूल करना चाहता है टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्ट पर। और जब जूफेन ने कहा था कि वो लड़ना चाहता है तो जूफेन की आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी थी और सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन के साथ भर उठे थे, स्पेशली वो जो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हजारों सालों में ये पहली बार था कि कोई अंडरडॉग सेक्ट अपने स्टेटस को और आगे बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पर सभी लोग विटनेस थे कि इस नई हिस्ट्री को बनते हुए देख रहे हैं और सभी लोग ही इस शो को देखना चाहते थे। और जो रैन कॉन्ग था उसका जो फेस था वो एकदम गिर चुका था और वो बस गुस्से में जू फैन को ही देख रहा था। और फिर वो कहता है एक छोटा सा डीमन स्कीमिंग सेक्ट अपने सुपीरियर्स को चैलेंज करना चाहता है और इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, और ये बात तुम लोग मेरी मार्क कर लो। और फिर जो रैन कॉन्ग होता है वो टर्न होता है कॉन्ग सेन और कॉन्ग लिन की तरफ, उन्हें कुछ सिग्नल देता है। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए जो हेवन टेलिंग सेक्ट है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट से डर रहा है, क्योंकि जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 6 डिसिपल हैं वो इथेरियल स्टेज में हैं। बट अगर उनके सेक्ट में देखा जाए तो उनके डिसिपल सिर्फ 3 इथेरियल स्टेज में हैं, जो कि वो तीनों खुद हैं, मतलब वो दोनों ट्विंस और ये खुद। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए जो रैन कॉन्ग है वो इथेरियल स्टेज के 2nd लेयर पर और जो वो दोनों भाई हैं वो इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पर हैं। और जो उनके अदर 7 डिसिपल्स हैं वो सबके सब रेडियन स्टेज में हैं। और जो रेडियन स्टेज के जो डिसिपल्स वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को चैलेंज नहीं दे पाएंगे और उनका जीतना उनसे बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और अगर इन्हें जीतना है तो इन तीनों को ही कुछ करना पड़ेगा और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, तभी ये लोग इस फाइट को जीत पाएंगे। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए डीमन सोल सेक्ट के डिसिपल्स तो उनमें सिर्फ हैन यून फेंग और उनका सेकंड ब्रदर हैन सिर्फ इथेरियल स्टेज में है और उनके सारे डिसिपल्स रेडिएंट स्टेज में हैं। पर तब भी ये लोग रैंकिंग में उनसे आगे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है इस ओवरऑल स्ट्रेंथ की वजह से ही ये डिफरेंस है। और जो वो दोनों कॉन्ग ब्रदर्स होते हैं वो जूफेन की तरफ बहुत ज्यादा कोल्डली देख रहे होते हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने डिसाइड कर लिया है चैलेंज करने के लिए तो प्लीज आप लोग सुमेरो डायमेंशन में इंटर करें। और जो ये वाली फाइट होने वाली है वो लोअर 3 सेक्ट के डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिडिल 3 सेक्ट के हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से होने वाली है और ये एक टीम बैटल होगी। और अब हमें यहाँ पर सुमेरो डायमेंशन के बारे में बताया जाता है। जो सुमेरो डायमेंशन होती है वो एक सेंटर होता है बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्स का। और जैसे ही जज साउट करते हैं तो वैसे ही स्टेज पे 2 फेमिलियर फिगर खड़े हो जाते हैं और ये और कोई नहीं
नहीं, ये दोनों वो एल्डर्स थे जो गेट के पास खड़े थे, मतलब कह सकते हो गेट कीपर थे डबल ड्रैगन मैनर के, और अब वही यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर जो वो दोनों एल्डर्स होते हैं वो कुछ अपने हाथों से करने लगते हैं, और फिर वहाँ का जो स्पेस होता है वो रिपल करने लगता है, और ऐसा लगता है कि वो लोग पर्दों को हटा रहे हैं। और फिर वो दोनों एल्डर्स उस स्पेस को क्रैक कर देते हैं, और उस स्पेस के अंदर एक न्यू वर्ल्ड होता है, और उस न्यू वर्ल्ड में ये दोनों टीमें जाएंगी लड़ने के लिए, एक दूसरे से फाइट करने के लिए। और जो वो वर्ल्ड था उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, और अगर देखा जाए तो उसमें हजारों लोग लड़ सकते थे, एक दो लोग नहीं, हजारों लोग, क्योंकि जो वो वर्ल्ड था बहुत ज्यादा ही बड़ा था। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है जो दोनों सेक्ट के डिसिपल्स है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, और तुम लोग यहाँ पर जैसे चाहो वैसे फाइट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो पहला होता जो कि उस बैरियर को पार करने के लिए आगे बढ़ता है, और जूफेन के बैरियर को पार करने से पहले जूफेन को कोई टॉन्ट मारता है और कहता है ये क्या ही ग्रैंड वर्ल्ड है, और मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमने ऐसी चीज पहली बार देखी होगी, पर तुम इसमें छुपने के बारे में मत सोचना, इस वास्ट वर्ल्ड में, और हम लोग यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं, और हम लोग इस प्लेस को तुमसे अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए तुम यहाँ पर छुपने के बारे में मत सोचना, हम तुम्हें आसानी से पकड़ लेंगे। और ये रेन कॉन्ग बोल रहा था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी उसको मॉक करते हुए कहता है तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, और ऐसा ना हो कि तुम छुपने लगो मेरे से, और मैंने भी बहुत दिनों से कैट और माउस वाला गेम नहीं खेला और आज शायद तुम्हारे साथ खेलना पड़ेगा। और फिर जो रेन कैंग होता है वो भी कहता है वो तो अंदर देखा जाएगा कौन किसके साथ खेलेगा। और इस टाइम पर जो जूफेन को जानते थे वो बस रेन कैंग के ऊपर हंस रहे थे, रेन कॉन्ग को बस इडियट कह रहे थे, क्योंकि वो लोग जूफेन की स्ट्रेंथ को जानते थे कि आखिरकार जूफेन क्या कर सकता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई मरने के लिए इतनी जल्दी कर रहा है, और जरूर ही इसके लिए लाइफ बहुत ज्यादा टफ होगी। और जो जूफेन होता है वो भी अपने सर को हिलाता है, और जूफेन के फेस में एक मॉकिंग स्माइल थी, और उसके साथ ही जो जूफेन होता है वो उस वर्ल्ड में इंटर कर जाता है, और उसके पीछे पीछे जो उसके टीममेट्स होते हैं जूफेन के वो भी इंटर कर जाते हैं उस वर्ल्ड में। और फिर जो रेन कॉन्ग होता है वो उन दोनों ब्रदर्स को सिग्नल देता है, और वो दोनों भी अपना अपना सर हिलाते हैं, और वो लोग भी अपनी अपनी टीम के साथ उस बैरियर में इंटर कर जाते हैं, और अब सभी लोग वहाँ पर इंटर कर चुके थे उस बैरियर के अंदर, उस न्यू वर्ल्ड में। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है, और जो जूफेन था वो पहला था जो कि उस वैली में इंटर हुआ, मतलब अपीयर हुआ था, और उसके पीछे डीमन स्किमिंग सेक्ट के जो डिसिपल थे वो भी आ चुके थे, और जो उस वैली के जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा ही थिक थी, डबल ड्रैगन मैनर से भी 10 गुना ज्यादा यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी थिक थी, और अगर जो भी यहाँ पर कल्टीवेशन करेगा तो उसके लिए ये जगह पैराडाइज से कम नहीं है। और जो डबल ड्रैगन मैनर है वो वेस्टर्न लैंड का ग्रेटेस्ट सेक्ट है, जिसके पास इस जैसी ग्रेट प्लेस है, और जूफेन भी क्यूरियोसिटी में अपने आसपास बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा ही थी, और यहाँ पर कोई सिंपल स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे नहीं हो सकती, कोई बहुत ज्यादा ही बड़ी एरे होगी। और ये सब देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ वर्ल्ड के सारे क्रिस्टल्स यहाँ पर गैदर हैं, और जूफेन की जो आंखें होती वो एक कॉर्नर पर जाती इस वर्ल्ड के डार्क कॉर्नर पर, और डैंकिंग सेन की जो आई थी वो उसे वहाँ से देख रही थी, और जब डीमन स्किमिंग सेक्ट अपने आसपास देख रहा था तभी वहाँ पर उनके सामने दो फेमिलियर मैन अपीयर होते हैं, और वो और कोई नहीं वो होते हैं कॉन्ग सेन और कॉन्ग लिंग। और जो वो दोनों थे वो बस पास आते ही जा रहे थे, और जूफेन बस उन्हें देख रहा था आते और वो लोग जूफेन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करते हैं, और वो लोग जूफेन को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं डीमन स्किमिंग सेक्ट के 6 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के सामने। और फिर जो वो दोनों भाई होते हैं वो कहते हैं माउंटेन एंड फॉरेस्ट शैडो द माउंटेन, और फिर ये कहने के बाद जो कॉन्ग सेन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ग्लो होने लगती है एक येलो लाइट में, और इस टाइम पर जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, और इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वो हेवेंस को साइड में पुश कर रहा है। और जो डीमन स्किमिंग सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं तो इनके अटैक से साथ में बचने की कोशिश करते हैं, और वो लोग भी उसके सामने कंबाइन पाल्म अटैक कर देते हैं, और उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट का पावरफुल पाल्म अटैक उन दोनों ट्विन की तरफ जाता है। और भी तभी जो कॉन्ग लिंग होता है वो कहता है माउंटेन एंड फॉरेस्ट शैडो द फॉरेस्ट, और वैसे ही एक बहुत बड़ी ग्रीन इमेज फॉर्म होती है, और चारों तरफ ग्रीन कलर की एनर्जी चमकने लगती है, और वो लोग अपने अटैक से डीमन स्किमिंग सेक्ट के अटैक को नलिफाइड कर देते हैं, और जो वो 6 के 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे वो लोग भी पीछे जाके गिरते हैं, और फिर दोबारा से जो वो दोनों भाई होते हैं वो दोनों दोबारा से एक अटैक करते हैं, ये वाला अटैक भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक और इस अटैक से वो सबके अलग अलग बिखर जाते हैं, और ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था कुछ सेकंड। और दूसरे वर्ड्स में यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस एक ही अटैक में ये 6 के 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट डिफीट हो चुके हैं उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स से, और इनके पास भी सेम कल्टीवेशन जैसे कि डीमन स्किमिंग सेक्ट के बेस्ट डिसिपल्स के पास थी। और ये सब कुछ देख के जो ऑडियंस थी वो भी एकदम शॉक में आ चुकी थी, और ये दोनों ही उन 6 इथेरियल स्टेज के ऊपर दोनों अकेले ही भारी थे, और सिर्फ जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट था वही लोग जानते थे कि ये दोनों कितने ज्यादा डेडली हैं, क्योंकि ये लोग उनसे फाइट लड़ चुके हैं, और कोई भी एवरेज इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट इन्हें बिल्कुल भी आसानी से नहीं हरा सकता। और अभी जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे खत्म होता है, और कल हम लोग देखेंगे कि जूफेन इन दोनों को कैसे मारता है। सबसे पहले जूफेन इनकी
बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर इनकी सोल्स को पकड़ लेगा और फिर इनकी सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये देखकर जो इनका यंग मास्टर होता है उसकी तो एकदम हवा टाइट हो चुकी होती है, उसकी जूफेन से बहुत ज्यादा ही फट रही होती है। और तो और सिर्फ इसकी ही नहीं फट रही होती है, जितने भी सेक्ट के लोग थे, दूसरे सेक्ट के लोग थे, उन सबकी फट रही होती है। और वो सभी लोग जूफेन की इस स्ट्रेंथ को देखकर हैरान थे। और तो और जो जन्मू होता है वो भी वो किंग क्यू से बता देता है वो भी हार चुका है जूफेन से। और ये देखकर जो वो किंग क्यू होता है उसकी भी फट जाती है। और फिर जो वो किंग क्यू का जूनियर ब्रदर होता है वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम में से कोई भी उससे नहीं लड़ सकता, सिर्फ मैं ही उसका सामना कर सकता हूँ और कोई भी नहीं यहाँ पर। और फिर जो दोबारा से जो जूफेन होता है वो रेनकॉन्ग को एक चांस देता है बचने के लिए और रेनकॉन्ग से कहता है हमारी फाइट को ओवर होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, अगर तुम इन 6 घंटों में हमसे बच जाते हो तो फिर तुम्हारी लाइफ बच जाएगी। और इस टाइम पर ये लुक देख के जूफेन का सभी लोग कह रहे थे कि आखिर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो ऐसा ही होता है, ये सभी लोग सबके साथ ऐसे ही खेलते हैं, कैट और रैट के जैसे। और इस टाइम पर जूफ सही में उसके साथ रैट और कैट का गेम खेल रहा था। और फिर जो रेनकॉन्ग होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगता है। और जो इसका एल्डर होता है वो भी कहता है कि आखिरकार हमने किस, मतलब जो रेनकॉन्ग का जो एल्डर होता है वो कहता है आखिरकार हमने किससे पंगा ले लिया, ये तो सही में एक मॉन्स्टर है, बल्कि एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। और जो सभी लोग कह रहे थे वो एकदम सही और हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, इसने तो हम सबको नंगा कर दिया। और 1 मिनट में तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने जितना भी 10 मिनट के बाद एक्सप्लेन किया है वो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो फिर तुम लोग बताओ मुझे इसके आगे एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर मैंने जो शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है मुझे उसे दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली जूफेन के बारे में, मैंने भी उसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, फिर वो तुम्हारा रह जाएगा बस। और मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और मैं भी इतना एक्सप्लेन करने में पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, सॉरी मतलब पूरा एपिसोड भी तुम्हारा कल का खत्म हो जाएगा। और जो ट्विन ब्रदर की फाइट थी जूफेन के साथ मैंने वो भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, तो भाई जैसा तुम लोग बताओ मैं वैसा ही करूंगा। और अगर तुम लोग बस जल्दी जल्दी स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसे जल्दी जल्दी स्टोरी भी खत्म हो जाएगी, तो फिर जैसा तुम लोग चाहो वैसा बताना।